इस शैक्षिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, हमारा ये इंसानी दिमाग आखिर सीखता कैसे है? मतलब, ये सिर्फ मनोवैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा या ज्ञान बांटने से जुड़े हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जरा सोचिए, शिक्षा की दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी सवाल बार बार सामने आता है। हम किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार और उसकी समझ को एक सही और प्रभावी आकार कैसे दे सकते हैं? यकीन मानिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। दशकों से बड़े बड़े विचारकों और शिक्षाविदों का दिमाग इस एक सवाल ने उलझा कर रखा है। और मजे की बात तो ये है कि इसी एक जवाब की तलाश में मनोविज्ञान की कई अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ। तो चलिए, बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे सीखने के विज्ञान की, फिर देखेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उसके बाद कक्षा में इसके व्यवहारिक उपयोग, फिर पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और आखिर में वाइगोत्स्की का सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, सीखने का विज्ञान। अब ये हिस्सा उन गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की नींव रखता है जो असल दुनिया की कक्षाओं को सीधा प्रभावित करते हैं। देखिए, शिक्षा शास्त्र का ये जो विकास है ना, ये किसी एक सीधी रेखा में नहीं चला है। विद्यार्थियों के सीखने के इस जटिल भूल भुलैया को सुलझाने के लिए तीन अलग अलग दिग्गजों ने तीन बिल्कुल अलग नजरिए दिए हैं। कहानी शुरू होती है बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करने से, फिर ये जाती है दिमाग के अंदर होने वाले बदलावों तक, और आखिर में ये साबित होता है कि सीखना तो दरअसल एक सामाजिक और मिलजुल कर होने वाली प्रक्रिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड पर, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। B.F. स्किनर, जो कि एक बहुत ही मशहूर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उन्हें एक पक्के व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। उनका सीधा सा फंडा था, जो मापा जा सके, जो देखा जा सके, यानी बाहरी व्यवहार, बस वही सबसे जरूरी है। उनका चूहों और कबूतरों वाला प्रयोग तो बहुत ही प्रसिद्ध है। स्किनर ने क्या किया, एक भूखे चूहे को एक खास डिब्बे में रख दिया जिसमें एक लीवर लगा था। अब चूहा अंदर उछल कूद कर रहा था और अचानक गलती से उससे वो लीवर दब गया। लीवर दबते क्या हुआ, उसे खाने का एक टुकड़ा मिला। ये खाना एक इनाम या पुनर्बलन का काम कर रहा था। कुछ ही समय में उस छोटे से जानवर ने ये सीख लिया कि भाई, लीवर दबाने से खाना मिलता है। ये प्रयोग एकदम साफ दिखाता है कि कैसे किसी काम के बाद मिलने वाला नतीजा उस काम को बार बार करने की लालसा जगाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग रहते हैं। ये इतनी अहम क्यों है? क्योंकि स्किनर ने थॉर्नडाइक के पुराने SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल को पूरी तरह से घुमाकर RS मॉडल बना दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले जीव कोई क्रिया करता है यानी रिस्पॉन्स देता है, और उसके तुरंत बाद उसे बल देने वाला परिणाम यानी स्टिमुलस मिलता है। अगर इनाम सही है तो उस काम के दोबारा होने की गुंजाइश तुरंत बढ़ जाती है। एकदम कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, कक्षा में इसके व्यवहार संबंधी अनुप्रयोग। अब सवाल ये उठता है कि स्किनर के ये लैब वाले चूहे और कबूतर एक शिक्षक की रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं। चलिए इसे समझते हैं। पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट मुख्य रूप से दो तरह का होता है, और मजेदार बात यह है कि दोनों का ही लक्ष्य किसी खास व्यवहार को बढ़ाना है। पहला है सकारात्मक पुनर्बलन, जहां कुछ सुखद जोड़ा जाता है, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए चॉकलेट देना या फिर किसी शिक्षक की प्यारी सी मुस्कान और अच्छे नंबर। दूसरी तरफ है नकारात्मक पुनर्बलन, जहां किसी बुरी या चुभने वाली चीज को हटाया जाता है। मिसाल के तौर पर डांट या सजा के डर को हटा लेना, ताकि बच्चा बिना किसी तनाव के आराम से सीख सके। यहाँ सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि स्किनर ने अभिक्रमिक अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का एक शानदार आइडिया दिया। इसमें होता क्या है कि किसी भी मुश्किल विषय को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। इससे होता यह है कि हर विद्यार्थी अपनी खुद की गति से सीख पाता है, और इसका सबसे बड़ा जादू ये है कि जैसे ही कोई सही जवाब देता है, उसे आगे बढ़ने से पहले तुरंत एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। और ये जो तुरंत मिलने वाली प्रतिक्रिया है ना, ये सीखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। इसे अगर असल जिंदगी से जोड़कर देखें तो मान लीजिए एक शिक्षक ने बच्चों का होमवर्क ठीक अगले ही दिन चेक कर दिया और उस पर अपने कमेंट्स लिख दिए। इससे क्या होगा? बच्चों का जोश और दिलचस्पी बनी रहेगी, वो खुशी खुशी अगले दिन का काम करेंगे। लेकिन अगर इसी फीडबैक में हफ्तों लग जाएं तो वो असर खत्म हो जाता है।
हालांकि एक बात हमें यहाँ जरूर याद रखनी चाहिए, इंसान लैब के जानवरों से कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। इंसानों के पास अपना विवेक और सोचने समझने की ताकत होती है, इसलिए सिर्फ बाहरी इनामों या सजा पर पूरी तरह से निर्भर रहने की कुछ सीमाएं भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की ओर, पियाजे के संज्ञानात्मक चरण। अब स्किनर के बाहरी व्यवहारवाद से एकदम उलट जीन पियाजे का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि बच्चे कोई बेजान मशीनें नहीं हैं जिन्हें बस इनाम और सजा से चलाया जाए, बल्कि वो तो खुद में नन्हे वैज्ञानिक हैं जो हर चीज का मतलब ढूंढते हैं। पियाजे के शब्दों में कहें तो सीखना कोई मशीनी काम नहीं है, बल्कि ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो बच्चे की उम्र के साथ साथ चलती है। मतलब जैसे जैसे बच्चे की शारीरिक उम्र बढ़ती है, उसकी सोचने समझने की ताकत भी अपने आप विकसित होने लगती है। पियाजे ने इस दिमागी विकास को 4 बहुत ही दिलचस्प कालानुक्रमिक चरणों में बांटा। पहला, जन्म से 2 साल तक की अवस्था, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों से सीखता है, चीजों को देखकर या छूकर। फिर आती है 2 से 7 साल की उम्र, जब बच्चा अपने आसपास की चीजों को पहचानने लगता है। उसके बाद 7 से 11 साल के बीच उसमें तर्क करने की जबरदस्त क्षमता आ जाती है और वो चीजों को एक क्रम में लगाना सीख जाता है। और आखिर में 11 साल के बाद वो अमूर्त चिंतन, यानी उन चीजों के बारे में भी तार्किक रूप से सोचने लगता है जो उसके सामने मौजूद ही नहीं है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं। जब 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली कोई बच्ची ये समझ जाती है कि गांधी जी के 3 बंदरों का मतलब सिर्फ मिट्टी के खिलौने नहीं है, बल्कि ये बुरा न देखने, न सुनने और न कहने का एक बहुत गहरा और अमूर्त रूपक है, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का एकदम सटीक उदाहरण है। इस उम्र तक आते आते बच्चे सिर्फ सामने रखी चीजों पर ही नहीं, बल्कि गहरे विचारों और परिकल्पनाओं पर भी बहुत ही तार्किक ढंग से सोच सकते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें खंड पर, वाइगोत्स्की और सामाजिक शिक्षा। जहां स्किनर की नज़र बाहरी व्यवहार पर थी और पियाजे ने मन के अंदर झांका, वहीं लेव वाइगोत्स्की ने इसमें एक बहुत ही बड़ी और जरूरी कड़ी जोड़ दी, बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। वाइगोत्स्की का मानना था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत स्वार्थी होता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी भूख और अपनी ज़रूरतों पर होता है। उस वक्त उसे समाज की कोई समझ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो समाज के संपर्क में आता है, लोगों से मिलता जुलता है, उसका दिमागी विकास रॉकेट की रफ्तार से होता है। उनके मुताबिक सीखना कोई अकेले कमरे में बैठकर होने वाला काम नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीधे शब्दों में कहें तो समाज से जैसा जुड़ाव मिलेगा, सीखने की क्वालिटी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। तो चलिए अब तक की इस पूरी दिलचस्प चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ते हैं। आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था किसी एक अकेले सिद्धांत के भरोसे नहीं चल सकती। एक बेहतरीन और कामयाब शैक्षिक माहौल बनाने के लिए हमें इन तीनों की ही जरूरत है। बाहरी पुनर्बलन यानी स्किनर के तरीके, उम्र के हिसाब से सही पाठ्यक्रम यानी पियाजे का नजरिया, और कक्षा में सामाजिक संवाद बढ़ाना यानी वाइगोत्स्की की सोच। इन तीनों ही सिद्धांतों का एक बेहतरीन तालमेल बिठाना ही असली कामयाबी है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जबरदस्त सवाल खड़ा होता है। आज के इस दौर में जब हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी एडवांस हो चुकी है, तो वास्तव में इन तीनों में से किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता दिखाई देता है? क्या आज की पढ़ाई सिर्फ व्यवहार को कंट्रोल करने पर टिकी है, या बच्चों की बुद्धि के अपने आप विकसित होने के इंतजार पर, या फिर एक मजबूत सामाजिक माहौल बनाने पर? एक बार इन सिद्धांतों के चश्मे से अपने आसपास के शैक्षिक वातावरण को देखा जाए तो सच में एक बिल्कुल ही नया और हैरान करने वाला नजरिया मिल सकता है। इस शैक्षिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।